नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपनू उत्तराखंड का, तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना के जरिए राज्य के हजारों जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश में अभी भी कई पात्र परिवार आवास की जरूरत महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त जरूरतमंद परिवारों को योजना में शामिल कर आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को बेहतर आवास की सुविधा मिले और कोई भी जरूरतमंद योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित 51वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के धार्मिक स्थलों के विकास और पुनर्निर्माण को लेकर सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। सीएम धामी ने कहा कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य और दिव्य केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार मंदिर माला मिशन के तहत केदार खंड और मानुस खंड क्षेत्रों के प्रमुख धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम कर रही है। लक्ष्य है कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों को नई पहचान और बेहतर सुविधाएं मिले। महामनी प्राप्त हुए हैं, जिसका आशीर्वाद सच में इस कलिकाल में बहुत बड़ा एक जो दुर्लभ प्राप्त होने वाली वस्तु है। कहिए उनका आशीर्वाद, कहिए किसी रूप में भी कहिए, वो दुर्लभ आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रकृति की बड़ी कृपा है। चल रहा है, इसमें काम चल रहे हैं और हम सब सहभागी बन रहे हैं। किसी न किसी काम पर हम लोग लग रहे हैं और आज देश के अंदर एक हमारा जो सनातन है, जो हमारी धर्म की पताका है, संस्कृति की पताका है, उसका पुनर्जागरण हो रहा है, उसका स्वर्णिम काल आया है। चाहे वो हमारे धर्म के स्थान, उन स्थानों को सजाना हो, संवारना हो, तमाम प्रकार के जो अच्छे काम करने हो, धार्मिक काम करने हो, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर का निर्माण करना हो, काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, महाकाल उज्जैन में महाकाल रोड बनना हो, या हमारे यहीं के चाहे पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, हरियाणा के हों या उत्तराखंड के सभी धार्मिक स्थलों को बनना हो। यहाँ राज्य उत्तराखंड के बागेश्वर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। जहां कपकोट विधानसभा क्षेत्र में फुलवाड़ी, फलाचौरा और खालीधार के लिए 8 किलोमीटर सड़क की मांग को लेकर हजारों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में जन आक्रोश रैली निकाली। पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। पूर्व सैनिक रतन सिंह दानू के नेतृत्व में निकली इस रैली में पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया समेत कई नेता और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने मामला शासन स्तर पर होने की बात कही है। परिवर्तन अगर ऊपर वाला आदमी इसी टाइप का सोच कर मिलेगा तो कभी नहीं होगा परिवर्तन। लिख के ले लो इसी से, ये तो लिख के ले लो आप लोग, कुछ नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी? मैंने कोई लीडरशिप पॉलिटिक्स नहीं करना है, मैंने अपने बच्चों को जागरूक करना है कि कैसे डेवलप होगा। कैसे जैविक खेती का आया ना पेपर में कल, जैविक खेती क्या है करके मुंह जाया भग दिया, हो गया कर दिया। जैविक क्या चीज है इनको पता नहीं नेता लोगों को। घर में 80 साल का आदमी है क्या जैविक खेती कर सकता है क्या? आप बोलिए कुछ। जैविक खेती के लिए भी सब चीज चाहिए ना, वही चीजें चाहिए जो हमारे माँ बापों ने छोड़ लगा था। गाय चाहिए, बकरी चाहिए, भैंस चाहिए, गाय ना समझ, गोबर चाहिए, खाद चाहिए, बैल चाहिए, हल चाहिए, हल बांधने वाला चाहिए, खेत चाहिए,
तब जब भी खेती नया नियम निकलेगा इसमें। तो आज तक जितने भी सरकारें आई हैं, कोई भी एनीबडी एल्स कोई भी सरकार आई है, बिल्कुल हमारे लिए जीरो है। एक सैनिक होने के नाते हमको बड़ा दर्द होता है अपने यहाँ। ये जो आंदोलन है ये अब परिवर्तनकारी आंदोलन है। ये उन तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए जो आने वाला वक्त है, जो आने वक्त के चुनाव है, उस चुनाव के लिए उनके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि अब जनता जो है मौक दर्शन नहीं मिलेगी, माला लेकर के नहीं आएगी अब कतई। आज तक हमने बहुत मालाएं डाल दी हैं, बहुत निवेदन कर दिया है। कानपुर की जनता जो है बहुत भोली भाली है और बहुत अपना जितने भी क्या बोलते हैं हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान करती है, तहे दिल से सम्मान करती है। पर अब ये ऐसा वक्त आ गया है कि ये सम्मान का वक्त अब चला गया है। अब ये एक नजीर बनेगा कपकोट का जो फुलवाड़ी का जो संघर्ष है, ये पूरे विधानसभा के लिए नजीर होगा। ऐसा नजीर होगा कि आने वाले समय में कहीं पर से भी अगर आंदोलन की अगर गूंज उठेगी तो वहां पर तत्काल काम होगा। ये वो नजीर बनने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से अपने कपकोट विधानसभा के अंदर जो मैं लगातार कहता हूं कि 10 बार जो ग्राम पंचायतें हैं आज वो सड़क से महरूम है, और उसी का परिणाम है जो जन आंदोलन आज हमारे कलेक्ट्रेट सभागार में यहाँ उपस्थित हुआ है। आज दुर्भाग्य से मैंने इस विषय के संबंध में लगातार जो मॉनिटरिंग करी क्षेत्र की, तो मुझे ये पाया गया कि जो हमारी जो बीच की जो संवाद की कड़ी थी वो समाप्त हो गई, जिसका कारण जो है अभी मैं सुमगढ़ का आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि वहाँ लगभग 1500 की जनसंख्या है और वहाँ पर अभी 4th फेज में जो है सड़क जो है प्रस्तावित है, और ये सड़क भी आपकी अभी लगभग 4th फेज के अंदर है। शासन में इसके निर्माण की जो कार्रवाई है वो गतिमान है, लेकिन मैं केवल प्रशासन और शासन से यही कहना चाहूँगा कि जो काम कुछ ही घंटों में आपको करना चाहिए था, उसके लिए जो समय सीमा है वो समय सीमा इतनी बड़ी वृद्धि के कारण जो है आज सड़क पर जो है जनता को आना पड़ रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, हम इसको बहुत कंडेम करते हैं, क्योंकि मैं देखिए 15 दिसंबर 2019 को मौजूदा कपकोट के विधायक, ब्लॉक प्रमुख, वहां के जिला पंचायत सदस्य जो वर्तमान में भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से फीता काट करके मशीन की 4 क्रॉस लगा करके गांव वालों को ये कहा जाता है कि अब जो है आपके गांव में रोड आ रही है। आज पूरे 7 साल हो चुके हैं जहां जो रोड बन करके तैयार हो करके लोग उसमें चलने चाहिए थे, आज लोगों को पैदल मार्च करके जिलाधिकारी कार्यालय आना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। जहां जो सैनिक, जो जवान रिटायरमेंट आकर के घर में अपने खेतीबाड़ी का काम करते वो लोग लगातार क्रमिक अनशन में। फुलवाड़ी, फुलचौड़ा और ये थालीधार की जो रोड का जो मामला है, पिछले 1 महीने से क्रमिक अनशन में लोग बैठे हैं। जब पिछले 1 महीने से कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई तो तब जाकर के लोगों का गुस्सा फूटा और आज जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ उन्होंने जो है कूच किया है। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपकी जो सड़क है, माननीय विधायक जी कहते हैं आपकी सड़क दिल्ली पहुंचा दी। अरे किस तरीके से आप बात करो, कैसे आपने दिल्ली पहुंचा दी? और ये कह रहे हैं कि भाई आप पीएमजीएसवाई में मीटिंग होने वाली है। डबल इंजन की सरकार क्यों बनवाई थी? अगर जरूरत पड़े तो आप केंद्र में भी हस्तक्षेप करके वहां मीटिंग कराओ ना। और दूसरी तरफ जो वन भूमि हस्तांतरित की जो सैद्धांतिक स्वीकृति होनी है, उसको लेकर के ये पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि हो रही है। अरे कब हो रही है? एक तरफ माननीय विधायक जी सुरेश गड़िया जी खुद को जो है मुख्यमंत्री का राइट हैंड समझते हैं, तो क्या वो जो वन भूमि हस्तांतरित वाली जो वैकल्पिक जो उसमें अनुमति मिलनी है, क्या उसको लेकर के मीटिंग बिठा करके क्या आगे नहीं फाइल बढ़ा सकते? तो ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से 7 साल पहले किया। और यहाँ के जो लोग हैं, बिल्कुल अब पूरे कानपुर के लोग जागरूक हो गए और आज सिर्फ यहीं के नहीं, अन्य जहां पर भी सड़कें नहीं थी वहां के सारे लोग यहाँ पर आए, हम लोग भी समर्थन में आए और निश्चित तौर पर यह आंदोलन अब बहुत बड़ा आंदोलन हो। देखिए, फुलवाड़ी के जो ग्रामवासी हैं वो काफी समय से इस आंदोलन में आंदोलनरत हैं और कल हमारी जो मुलाकात हुई थी उस दौरान भी उनके द्वारा ये प्रकरण उठाया गया, बार बार उठाया जा रहा है। तो इसमें मैं सभी को अवगत कराना चाहूंगी कि वर्तमान में पीएमजीएसवाई के तहत उनके जो फुलवाड़ी ग्राम है उसकी सड़क का प्रस्ताव भारत सरकार तक पहुंच गया है और विभाग का भी पूरा प्रयास है कि भारत सरकार के स्तर पर इसको हम लोग परजू करके जल्द से जल्द, शीघ्र सैंक्शन करवा पाएं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र का जो वन का प्रस्ताव है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का प्रस्ताव है, उसको भी लगातार फॉलो अप किया जा रहा है और लेटेस्ट उसमें ये है कि उसको नोडल की तरफ से शासन में भेज दिया गया है। तो इसमें मेरा सभी से यही अपील रहेगी कि राज्य सरकार भी और जिला प्रशासन भी प्रतिबद्ध है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी गांव में चरणबद्ध तरीके से हम लोग पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और विशेषकर फुलवाड़ी संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं।
इस दौरान आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने ऋषिकेश के श्यामपुर गौहरी माफी और रायवाला समेत कई क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को बंद रास्तों को जल्द से जल्द खोलने और छोटे स्तर के कार्यों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बड़े नुकसान वाले क्षेत्रों के लिए विस्तृत एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजने को कहा गया है। मदन कौशिक ने बताया कि रेस्क्यू टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और कंट्रोल रूम के जरिए हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार की प्राथमिकता प्रभावित लोगों तक जल्द राहत पहुंचाना है। बरसात के कारण क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। आज मैं इधर रायवाला, गोरी माफी सारे क्षेत्रों में सुबह से सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे जिलाध्यक्ष संदीप जी और अन्य सारे हमारे पूर्व मेयर, हमारे विधायक जी, सभी लोग वहाँ थे और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वहाँ अधिकारी भी साथ में थे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए तत्काल जहाँ एकदम आपदा के कारण रास्ते बंद है, रास्ते खोले जाए। जहाँ थोड़ी आवश्यकता है तत्काल वो पूरी की जाए। जहाँ बड़ा काम है उसका एस्टिमेट बना के आगे भेजा जाए। जो हमारी रेस्पॉन्स टीम है या रेस्क्यू करने वाली टीम है, जो भी उस टीम में सभी लोग हैं, जिला स्तर पर जिला अधिकारी उसके काम को मॉनिटर करते हैं। तो वो सब लोग कहीं ना कहीं जहाँ जरा सा भी अलर्ट होता है, जैसे सूचना मिलती है, जो हमारा देहरादून में कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से हम सब लोग सूचना देते हैं कि आपको इस समय यहाँ संभावना है, तो उसकी सारी तैयारी करके रखिए। तो एकदम हमारी टीम मौके पर पहुंच के सारी व्यवस्था को संभालती है। ये सभी जिलों में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ लगातार संपर्क में है और वो सारी हमारी टीम जो जिलों में है वो सब एकदम तुरंत तैयार रहती है और आपदा होने की स्थिति में तुरंत वहां पहुंच। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तराखंड की महिलाओं के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात का ऐलान किया है। इस दौरान धामी सरकार ने 28 और 29 अगस्त को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले का बीजेपी महिला मोर्चा ने स्वागत किया है। महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री नेहा शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी लगातार महिलाओं और युवाओं के हित में फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर कोई भी बहन अपने मायके आने जाने से वंचित न रहे, इसी उद्देश्य से ये सुविधा दी गई है। महिला मोर्चा ने इसे महिला हितैषी और भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला एक कदम करार दिया है। साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि रक्षाबंधन के इतने पावन अवसर पर उन्होंने 28 और 29 अगस्त को बहनों के लिए फ्री सेवाएं, बस की सेवाएं करी हैं। आप देखिए कि इससे ना ही मुख्यमंत्री जी का एक फ्री बस सेवा की नज़र से देखें, बट उनकी एक विज़न आप देखें कि वो बहनों के लिए कितना सोच रहे हैं, आगे के लिए कितना सेंसिटिव हैं और कितना उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कोई बहन बिना रक्षाबंधन के रह ना जाए, अपने भाइयों के कलाई पे वो राखी बांधे। और इससे उनकी संवेदनशीलता और कितना अपनत्व का परिचय उन्होंने दिया है ये कर। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के सैनिक प्रकोष्ठ ने अग्निवीर योजना और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की है। प्रेस वार्ता में यूकेडी ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, जहां कई पीढ़ियों ने सेना में सेवा देकर देश की सुरक्षा में योगदान दिया है। दल ने 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए रोजगार, स्वरोजगार, पुलिस और अर्धसैनिक सेवाओं में प्राथमिकता देने की मांग रखी। इसके अलावा यूकेडी ने कहा कि अग्निवीरों को तकनीकी प्रशिक्षण और सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पार्टी ने सरकार से अपील की कि अग्निवीरों के पुनर्वास को लेकर केवल आश्वासन नहीं बल्कि प्रभावी और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। रिक्रूटमेंट होता था हमारा, वो 9 महीना होता था। अब अग्निवीर आज की डेट पर यूनिट में जाता है और अग्निवीर यूनिट में अग्निवीर के साथ आपसी भेदभाव भी एक प्रकार का होना शुरू हो जाएगा कि ये रेगुलर है पहले वाला और ये अग्निवीर है। अब ये देखिए, अग्निवीर जो है, अग्निवीर
3 साल जब अग्निवीर को हो जाएगा तो वो चौथे साल में ये महसूस करना शुरू कर देगा कि 1 साल मेरा रह गया है और मेरे को तो अब घर जाना है। तो इस संबंध में एक तो उसका मेंटली थोड़ा जो है अफेक्ट पड़ जाएगा कि भाई मेरे को तो घर जाना है, और वो जो है काम करने में उतनी रुचि नहीं दिखलाएगा। तो इसके कारण जो है अग्निवीर योजना में हमारा मानना है कि 75% कम से कम जो है परमानेंट होने चाहिए, और 25% अग्निवीर को जो है जिनको कि वहीं से एम्प्लॉय। देहरादून के प्रेम नगर इलाके में पुलिस ने देर रात पीजी और हॉस्टलों में औचक चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस की इस कार्रवाई से हॉस्टल संचालकों में हड़कंप मच गया। तो वहीं अभियान के दौरान 4 हॉस्टलों में अनियमितताएं मिलने पर संचालकों को नोटिस जारी किया गया। मौके पर पुलिस ने बिना सत्यापन छात्रों को रखने पर सख्त चेतावनी दी है। वहीं रात में घूम रहे 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। पुलिस ने साफ किया है कि पढ़ाई की आड़ में किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी हॉस्टल संचालकों को छात्रों का 100% सत्यापन, सीसीटीवी कैमरे और रात 10 बजे तक प्रवेश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के शुरुआती 2 पद गाए जाने के फैसले पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पार्टी को अपनी सोच बदलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद और संविधान की भावना का सम्मान नहीं कर रही है। जोशी ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर संसद ने मान्यता दी है, लेकिन कांग्रेस देश की भावनाओं की अनदेखी कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, वंदे मातरम के बारे में जो निर्णय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कर लिया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और कांग्रेस अपनी जो विदेशी मानसिकता है कांग्रेस की, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस ने अपने आप को देश, संसद और संविधान से भी ऊपर मान लिया है। देखिए, भारत की संसद ने जब ये कह दिया कि हम पूरा वंदे मातरम गाएंगे, और जिस व्यक्ति ने जिस भावना से वंदे मातरम की रचना की थी और पूरे देश ने उसको अंगीकृत करने का काम किया, और कांग्रेस संसद को भी नकारने का काम कर रही है, कांग्रेस संविधान को भी नकारने का काम कर रही है। कांग्रेस अपने आप को देश से भी ऊपर समझती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और कांग्रेस निश्चित रूप से जिस तरीके की कांग्रेस की मानसिकता बन गई है, उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अभी भी विदेशी मानसिकता से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ठीक है, 1937 में जो उन्होंने गाया वो एक अलग बात है, लेकिन आज देश क्या चाहता है और देश की जनता क्या चाहती है, आम जन। देहरादून में रक्षाबंधन पर्व को लेकर ग्रामीण महिलाओं की मेहनत अब स्वरोजगार की नई कहानी लिखती हुई नजर आ रही है। माल देवता की लीला रावत और उनकी बहू अलका रावत हस्त निर्मित राखियां तैयार कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। इस साल सास बहू की जोड़ी ने 2000 से ज्यादा राखियां बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें करीब 1500 राखियां तैयार हो चुकी हैं। पिछले साल 1200 राखियां बेचकर दोनों ने करीब 25,000 रुपए का मुनाफा कमाया था। अब उन्होंने अपनी दुकान भी शुरू कर दी है। ऊन, क्रोशिया, मौली और रिबन से बनी इस राखियों की मांग बाजार के साथ सोशल मीडिया पर भी बढ़ रही है। दोनों महिलाएं खुद डिजाइनिंग, पैकेजिंग और प्रचार का काम भी संभाल रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो उसमें जैसे हर वर्ष हमारी जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर उसमें कार्य करती हैं, राखी बनाती हैं और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाती हैं और भी काफ़ी चीज़ें उसमें बनाती हैं। तो उसी क्रम में इस वर्ष भी मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की पहल के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी महिलाएं एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारे जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, डोईवाला, सहसपुर और रायपुर में विशेष तौर पर जो हमारे CLFs और SHG ग्रुप्स हैं, गायत्री, सक्षम एंड अदर ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे, जो इसमें बहुत अच्छी राखियाँ बना रहे हैं, बहुत ही गुड क्वालिटी राखियाँ बना रही हैं।
और बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे वो दे रही हैं। और इसी क्रम में हम ये भी कर रहे हैं कि डिफरेंट जो हमारे मार्केट प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे डिफरेंट 3-4 मॉल हैं देहरादून में, और भी बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना है उसके अंतर्गत हमारे जो महिलाएं हैं वो उसमें अपने स्टॉल्स लगाएंगे और यहाँ पे भी अपनी सेल करेंगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा सभी से कि आप लोग जो हमारी महिलाएं स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई हैं राखियाँ और डिफरेंट प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़रूर उनको खरीद के विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे सभी विकास खंडों में हमारे NRLM की महिलाओं द्वारा राखी के पर्व के उपलक्ष्य में बहुत ही उत्साहपूर्वक तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें हमारे SHG और हमारे क्लस्टर की महिलाओं द्वारा उच्च गुणवत्ता की राखी बनाई जा रही हैं। इसमें हमारे रायपुर ब्लॉक के नई दिशा क्लस्टर की महिलाएं और हमारे डोईवाला की जो है पहाड़ी भूली ग्राम संगठन, वैभव लक्ष्मी ग्राम संगठन और हमारे सहसपुर ब्लॉक के सक्षम क्लस्टर की महिलाओं द्वारा राखियां बनाई जाने का काम किया जा रहा है। और इसमें सशक्त बहना योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनके क्रम में उत्तराखंड सचिवालय में भी 24 से 27 अगस्त तक हमें 5 स्टॉल आवंटित किए गए हैं, जिसमें हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने उच्च गुणवत्ता की राखियों के साथ साथ अपने स्थानीय उत्पादों का भी विपणन और प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और हमें उम्मीद है कि पिछले सालों की भांति इस साल भी महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अलका रावत है और मैं समूह से जुड़ी हूँ पिछले साल से। और पिछले साल से समूह से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है, जिससे मैं जैसे मैंने ये अपना हैंडमेड राखियाँ का स्टार्ट किया था। हैंडमेड राखियाँ बनाते हैं तो इसलिए हम हैंडमेड राखियों से मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ था पिछले साल, इसलिए मैंने इस बार 2 गुना राखियाँ बनाई हैं। पिछले बार जितना बनाया था उसका 2 गुना राखियाँ इस बार बनाई हैं। तो धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं धामी सरकार का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, और धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी का। थैंक यू। मेरा नाम लीला रावत है, मैं आशा किरण स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूँ और मैं 2016 से इस समूह से जुड़ी हूँ NRLM से। और यहाँ से हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, NRLM की तरफ से। महिलाओं के लिए रोज़गार के अन्य साधन आते हैं, नए वो आते हैं, स्कीमें आती रहती हैं और हम हर सारी महिलाएं जो है तो इससे काफ़ी लाभ उठाती हैं। और मैं भी जो है तो इससे बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा मिल रहा है, और क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और किसी की वो नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैं धामी सरकार का बहुत। फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।